हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा आपके बीच पुनः एक बार फंडामेंटल राइट विषय को लेकर, मौलिक अधिकार विषय को आपके बीच पुनः लेकर आ गया हूं। जैसा कि मैं इसके पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट के कितने प्रकार हैं, किस आर्टिकल में हैं और किस भाग से किस भाग में है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अब इसके बाद मैं अनुच्छेद बाई अनुच्छेद किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम, जैसे कि आपको बताए थे कि फंडामेंटल राइट किस भाग में है, भाग 3 में है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है, 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। और कितने कितने फंडामेंटल राइट थे? मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 रह गए हैं। किस अधिकार को खत्म किया गया? संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया। किस आर्टिकल में समाहित किया गया? आर्टिकल 300 का में समाहित किया गया। पहले क्या था? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था। अब क्या, कौन सा अधिकार रह गया? संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार रह गया। दोस्तों, अब मैं इसके आगे आपको बताने चल रहा हूं। जैसा कि आज मैं समता के अधिकार की बात करूंगा। इक्वलिटी टू राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और किस आर्टिकल में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर आज हम 14 से 18 तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उल्लेख है? 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। लेकिन समता का अधिकार, फर्स्ट राइट कहाँ से शुरुआत होता है? किस आर्टिकल से? 14 से स्टार्ट होता है। लेकिन तब हमें यह समझना चाहिए कि आर्टिकल 12 और 13 में किसका उल्लेख किया गया है, यह भी तो जान लें। आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्य के अंतर्गत क्या? भारत की सरकार और संसद का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद क्या है? राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। फिर उसके बाद राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी हैं, अर्थात सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार, न्यास आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक, गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक परिभाषा दिया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अगर कहा जाए किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर मतलब के समान राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ये कौन कहा था? उच्चतम न्यायालय ने कहा था। इसी तरह हम आर्टिकल अगर 13 या 13 की बात करें, आर्टिकल 13 में किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। किसका? जो मूल अधिकारों से असंगत हो या जो मूल अधिकारों का हमारे अल्पीकरण करती हो, उन विधियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में। फिर अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य होंगी। जहां तक हमारे फंडामेंटल राइट का कोई विधि, कोई कानून उल्लंघन करता है, वहां तक वह विधि क्या हो जाएगी? शून्य घोषित कर दी जाएगी। अशून्य घोषित करने का राइट किसको है, यह भी तो जान लें। शून्य घोषित करने का राइट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब लेकिन एक वर्ड आया है, विधियां शून्य होंगी। विधि से तात्पर्य क्या होगा? विधि से तात्पर्य अस्थायी विधियों, जैसे संसद विधि बनाए या राज्य विधानमंडल विधि बनाए, द्वारा पारित कोई विधि हो, वह क्या होगी?
जब मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी वह विधि वहां तक क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। कौन करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद अस्थायी विधियां भी, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। ऐसा कोई अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो वहां तक वह विधि क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। फिर प्रत्यायोजित विधान जो बनाए जाते हैं, कार्यपालिका विधान, जिसे हम कार्यपालिका विधान कहते हैं। प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना, जो कार्यपालिका द्वारा अधिसूचना समय समय पर अधिसूचना जारी की जाती है, यदि वह अधिसूचना हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो वह अधिसूचना उस समय क्या हो जाएगी, अगर मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो शून्य घोषित हो जाएगी। फिर उसके बाद विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा कोई हो, ऐसी कोई रूढ़ी और प्रथा हो जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो, तो वह क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। ये हमारे आर्टिकल 30 के तहत बताया गया है। फिर यदि हम इसके आगे बात करें तो अब हम आते हैं आर्टिकल 12 मैंने समझ लिया, आर्टिकल 13 समझा। फिर उसके बाद हम आते हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। किसकी, राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार का उल्लेख किया गया। सबसे पहले हमें समता अधिकार पढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि समता और समानता में डिफरेंट क्या है। क्या समता किसे कहते हैं और समानता किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। एक को इंग्लिश समता को इक्विटी और समानता को इक्वलिटी, इन दोनों में डिफरेंट क्या है यह मुझे जान ले। समता का अधिकार जानने से पहले इसको हम जान लेते हैं। समता का मतलब होता है किसी को आवश्यकता अनुसार कोई चीज दी जाए, और समानता का मतलब होता है सभी को एक समान कोई चीज दे दी जाए। अगर 1 लीटर पानी प्यासे को भी दी जा रही है, 1 लीटर बिना प्यासे को भी पानी दी जा रही है, मतलब 1 लीटर पानी, एक लीटर पानी का बॉटल जिसको प्यास नहीं लगी है उसको भी दे दिया गया, 1 लीटर बॉटल का पानी जिसको प्यास लगी है उसको भी दे दिया गया। यहां क्या हुआ, यहां समानता हुई लेकिन समता नहीं हुई। अर्थात जिसको प्यास लगी है उसी को 1 लीटर पानी दिया जाए ना, जिसको प्यास नहीं लगी उसको 1 लीटर पानी क्या जरूरत है। अगर जिसको प्यास लगी है, अर्थात जिसको आवश्यकता जिस चीज की हो वह चीज मिले, वहां समता होगी, और सभी को समान दे दिया जाए वहां समानता होगी। यही समता और समानता में डिफरेंट है। आगे हम पढ़ते हैं। अब जैसे हमने आर्टिकल 14 से 18 की बात किया था, तो अनुच्छेद हम 14 की बात करें। अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यहां 2 वर्ड है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब देखते हैं राज्य क्या, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। यहां किसी को, चाहे वह नागरिक हो चाहे वह विदेशी हो, सभी को यह अधिकार मिला हुआ है। अब यहां हम केवल बात कर लें, जैसे मैंने 2 चीजें इसमें बताया था, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात किया था। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी की बात करते हैं। विधि के समक्ष समानता की बात करें, इसमें क्या उल्लेख किया गया है। विधि के समक्ष समानता अधिकार कहां से लिया गया है, ब्रिटिश विचारक डायसी ने इसके बारे में विस्तार रूप से बताया था। यह विचार ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से, यह विचार ब्रिटेन से लिया। विधि के समक्ष समानता का विचार कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। डायसी के विचारों में दिखाई देता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों पर
एक समान विधि लागू की जाएगी। किसी व्यक्ति की पद, प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी हो, क्यों ना हो, यह विधि के समक्ष क्या होगा, समान होगा, माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यह समानता का नकारात्मक विचार है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक ही हो, सभी पर वह क्या है, विधि समान होगी, जिसे इसे नकारात्मक विचार भी कहा जा सकता है, निगेटिव विचार भी कहा जा सकता है। इसीलिए इसे नकारात्मक विचार भी कहा गया, क्योंकि राजा के भी ऊपर वही विधि और एक गरीब के ऊपर भी वही विधि, एक मजदूर के ऊपर भी वही विधि, एक प्रोफेसर के ऊपर भी वही विधि लागू होगी। यह क्या हुआ, विधि के समक्ष समानता की बात की गई। आइए आगे हम समझते हैं, विधियों का समान संरक्षण की बात कर लें। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन की बात किया। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया विचार है। कहाँ से, अमेरिकी संविधान से लिया गया विचार है। भारत जैसे विषमता मूलक समाज, भारत जैसे विषमता मूलक समाज में सभी के लिए एक समान विधि का निर्माण करना समानता नहीं है। भारत में तो गरीब भी है, अमीर भी है। अगर जो गरीब के लिए नियम कानून बना दिया जाए, वही अमीर के लिए भी बना दिया जाए, क्या दोनों में समानता रह जाएगी? नहीं। इसीलिए समान लोगों के साथ समान व्यवहार, यह किसकी बात करता है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। कौन कहता है? विधियों का समान संरक्षण। फिर सभी प्रयास। अच्छा ये बताइए कि कोई प्रोफेसर होगा, कोई प्रोफेसर है, कोई डीएम है, कोई आम नागरिक है, कोई मजदूर है, क्या सभी पे टैक्स समान कर दिया जाए? भैया 20% टैक्स आपको भी देना है, एसडीएम साहब, डीएम साहब को 20% देना है और एक मजदूर को भी 20% टैक्स देना है। तो मजदूर 20% टैक्स कहां से देगा? बताइए, यह न्याय है? कदापि नहीं। फिर सभी पर समान करारोपण आरोपित करना सही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाएगा वही महिलाओं के साथ, वही बच्चों के साथ किया जा सकता है? कदापि नहीं। तो महिलाओं, बच्चों तथा आम पुरुषों हेतु एक समान कानून नहीं बनाए जा सकते। अतः परिस्थितियों, अब देखिए, परिस्थितियों की भिन्नता के आधार पर अलग अलग विधि लागू करना समानता का उल्लंघन नहीं होगा। देखिए मैंने कहा था ना, एक सकारात्मक एक नकारात्मक विचार की बात मैंने किया था, लेकिन यह कौन सा विचार है? यह सकारात्मक विचार है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है? राज्यपाल और राष्ट्रपति दो पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत से छूट है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया? आर्टिकल 361, 361। लेकिन जब केवल पद पर बने रहने तक उन्हें छूट है। जैसे पद से हटते हैं वह भी इस दायरे के अंदर आ जाएंगे। एक बात लेकिन यहां पर और समझ लेनी है, सिविल अधिकार से उन्हें छूट नहीं है। केवल फौजदारी, मारपीट, ऐसे जो अधिकार होते हैं उस अधिकार से राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट है, लेकिन सिविल अधिकार से उन्हें छूट नहीं दी गई है। जैसे यदि पति पत्नी का झगड़ा हो, क्या वह कोर्ट न्यायालय में नहीं जा सकता है जब राष्ट्रपति हो? जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 किसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म पांच चीजों की बात करता है। धर्म नंबर 1, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। विभेद का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसके अलावा, मतलब केवल की बात किया है कि एक शब्द ध्यान देना है, 5 चीजों के अलावा विभेद किया जा सकता है।
यह मूल अधिकार सिर्फ भारत, लेकिन एक चीज मैंने बताया था, इसके पहले वाला अधिकार क्या था, भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त था, लेकिन यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। एक बात और जान लेनी है, इस आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग प्रतिबंध के अधीन नहीं होंगे। फिर इस अनुच्छेद में केवल शब्द का प्रयोग मैंने इसके पहले बताया था, इस अनुच्छेद में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय है कि शैक्षिक मतलब अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, 5 आधारों को छोड़कर। शैक्षिक योग्यता की बात इसमें नहीं की गई है, तथा शारीरिक मापदंड की बात इसमें नहीं की। इन आधारों पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। इससे करीब 6 आर्टिकल संबंधित है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) इस अनुच्छेद से संबंधित आर्टिकल हैं। जैसे 15(3) महिला से है, 15(4) SC/ST से है, और 15(5) है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, 15(6) आर्थिक आरक्षण अभी जो उसकी बात करता है। फिर उसके बाद हम अगले आर्टिकल में बढ़ते हैं, तो अगर हम अगले आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। वहां पे मैंने बताया था कि आपको 5 चीजों, यहां पे है 2 चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं अवसर की समता में। क्या क्या? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, सभी नागरिकों के लिए। बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहां नागरिकों की बात की गई है। राज्य के अधीन किसी नियोजन पद पर, राज्य के अधीन किसी नियोजन पद पर के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, फिर उसके बाद एक उद्भव नया जोड़ दिया गया, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, उद्भव निवास, मतलब उद्भव और निवास 2 चीजें एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई। या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ठीक है, तो वहां 5 चीजों की बात की गई थी, यहां 7 चीजों की बात की गई है। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साधारण नियम में 3 अपवाद भी हैं। कौन कौन? संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। फिर इसके बाद दूसरे में अगर बात करें, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकार यदि चाहेगी उनको आरक्षण दे सकती है। फिर उसके बाद विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। कोई धार्मिक क्षेत्र है या कोई संस्था है तो उसको उस संस्था का कार्यकारी अधिकारी अपने हिसाब से उसकी नियुक्ति कर सकता है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद हम बात करें, आगे बढ़े तो आर्टिकल 17 की बात करें। आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख किया गया? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता की बात की गई। आर्टिकल 17 में किसकी बात की गई है? अस्पृश्यता की बात की गई है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, आर्टिकल 17 कहता है। फिर अस्पृश्यता का अंत एक निरपेक्ष अधिकार है। अस्पृश्यता का कौन सा अधिकार है? एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। अनुच्छेद 17 व्यक्ति के भी विरुद्ध उपलब्ध है और राज्य के भी विरुद्ध उपलब्ध है। फिर अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। फिर आर्टिकल 17 के अधीन संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित करके उसका नया नामकरण क्या दे दिया गया? सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। कब कर दिया गया? 1976 में।
इसमें कुछ कोट हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था इसके बारे में, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, आइए हम उसको एक बार देख लें, जान लें। तो बाल गंगाधर तिलक ने अस्पृश्यता के बारे में इतना बड़ा विचार दिया था। क्या कहा था इसके बारे में, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ऐसे ईश्वर के रूप में उसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उसे ईश्वर के रूप में उसे कदापि नहीं स्वीकार करूंगा। कौन कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को भी मानता है तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा। कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर आइए महात्मा गांधी जी ने देखिए क्या कहा था, उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि मेरे समक्ष यह प्रमाणित कर दिया जाए कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं स्वयं को हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा। बहुत बड़ी बात महात्मा गांधी ने भी अस्पृश्यता के संबंध में कहा था। मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, इसके हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा। कौन कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। आइए इसके आगे हम बात करें, अनुच्छेद 18 की बात करें। अनुच्छेद 18 किसका उल्लेख करता है, उपाधियों की अंत की बात करता है। अब कौन सी उपाधि रहनी चाहिए, कौन सी उपाधि नहीं रहनी चाहिए, उसके बारे में हम आइए देख लेते हैं। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना और विद्या संबंधी उपाधि के अलावा कोई उपाधि राज्य नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेद 18 में बात किया गया है। फिर कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर हो, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। वह भी चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर कार्यरत हो, वह भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। फिर इस उपाधि से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न हुए। 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए थे। चार प्रकार के कौन कौन सम्मान थे, एक था उसमें सबसे बड़ा सम्मान जो भारत का है, भारत रत्न। दूसरा था पद्म विभूषण, तीसरा था पद्म भूषण, चौथा था पद्म श्री। जो इसका बहुत विरोध हुआ धरातल पर, जनता पार्टी की सरकार ने 1977, जब विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में पुनः प्रारंभ कर दिया। किसकी सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार जब आई 1980 में पुनः इसको प्रारंभ कर दिया। फिर कुछ लोग इसको न्यायालय में चुनौती देने चले गए। न्यायालय ने क्या कहा, आइए इसको देखते हैं। कौन सा केस था, बालाजी राघवन वाद। किसके नाम से केस किया गया, बालाजी राघवन वाद में 1974 में 1974 में केस किया गया था। 1994 में केस किया गया, 1994 था, 1994 में केस किया गया। फिर न्यायालय ने कहा पुरस्कार, जब इसमें डिसीजन दिया, न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार और उपाधि में अंतर बताया। सबसे पहले उपाधि और पुरस्कार में अंतर बताया, कहा एक पुरस्कार है उपाधि नहीं। किसको, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री क्या है, उपाधि है, उपाधि नहीं। यह पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। उपाधि और पुरस्कार दोनों में डिफरेंट बता दिया, जिसको इसे पुरस्कार मान लिया न कि उपाधि माना। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।